चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। थोड़ा प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वेजरिंग एग्रीमेंट्स करवाए थे और वेजरिंग एग्रीमेंट्स के बाद मैंने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कराया। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने एकदम न्यू चैप्टर है बेटा, वो स्टार्ट करवाया था। एक बार जल्दी से मैं बता दूं आपको होता क्या था। मैंने आपको बताया था जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस होती है, कंसिडरेशन होता है, तो जब भी एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होती है रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होती है रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन। और जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करते हो तो वो बनता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है fulfilling the respective legal obligation created under a contract between the parties। इसके बाद संदीप मेरे भाई मैंने बताया था कि परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो दो टाइप से होती है। एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसे ऑफर्ड परफॉर्मेंस टेंडर बोलते हैं। ठीक है, ये बता के मैंने लास्ट क्लास रुक गया था। अब इसके आगे की बातचीत हम जो है यहां से स्टार्ट करेंगे। अब हम दोनों अप्रोच को समझेंगे कि एक्चुअल क्या होता है, अटेम्प्टेड क्या होता है। अटेम्प्टेड के बारे में हम थोड़ा और अच्छे से जानेंगे कि अटेम्प्टेड बेसिकली क्या मामला चलता है। तो आप एक काम करिए, आपने दो पार्ट में डिवाइड ऑलरेडी कर दिया है। आप एक्चुअल परफॉर्मेंस में आएंगे और लिखना चालू करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, एक्चुअल वाली साइड में लिखना है। इसमें लिखेंगे बेटा व्हेन द पार्टीज हैव, एक्चुअल वाली साइड में एक्चुअल वाली साइड में आएंगे और लिखेंगे व्हेन द पार्टीज हैव when the parties have already performed their respective legal obligation, when the parties have already performed their when the parties have already performed their respective legal obligation under the contract within the specified time period under the contract within the specified time period and in the specified manner and in the specified manner and in the specified manner, comma, it is known as actual performance. It is known as actual performance। और बेटा यहाँ पे एक कीवर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा प्लीज, और वो कीवर्ड है ऑलरेडी परफॉर्म्ड। ऑलरेडी परफॉर्म्ड जब दोनों पार्टीज अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को ऑलरेडी परफॉर्म कर देती है तो बेटा उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में और स्पेसिफाइड मैनर में, जैसे बताया गया था, जिस टाइम बताया गया था सब कुछ, तो उस केस में उसे बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। संदीप और सुरेश बेटा ये समझ आता है, कोई दिक्कत? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट आइए बेटा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में लिखेंगे जैसा मैंने बताया, इसमें क्या होता था, इसमें एक पार्टी जो प्रोमिसर है वो परफॉर्मेंस देने जाता है बट प्रोमिसरी उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देता है ड्यू टू सम रीजन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, भाई आपने ऑनलाइन ऑर्डर करा, स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड डेट, स्पेसिफाइड मैनर में ऑर्डर आपके पास आ गया, अमेजॉन ने डिलीवरी कर दी,
लेकिन अभी सुरेश कह रहा है कि भैया मैं तो घर पे नहीं हूँ, या ये रीजन या वो रीजन, वो प्रोडक्ट गलती से डिलीवर हो गया, वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, और उसने जो है रिफ्यूज कर दिया उसे एक्सेप्ट करने से, तो दैट इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे लिखना, व्हेन द प्रोमिसर मेक्स एन ऑफर टू परफॉर्म, makes an offer to perform his respective his respective legal obligation under the contract, but the promisee refuses, but the promisee refuses to accept the performance, to accept the performance, comma, it is called attempted performance। बेटा इसमें अंडरलाइन करना, वहां था ऑलरेडी परफॉर्म हो गया है, यहां पे अंडरलाइन करना कुछ बात है क्या बेटा, प्रोमिसर ऑफर टू परफॉर्म करता है अपनी ऑब्लिगेशन, बट प्रोमिजी, मेन वर्ड प्रोमिजी, रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। इस सिनेरियो में से बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या ऑफर टू परफॉर्म या टेंडर। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी लिखवा देता हूं मैं, ताकि आप जब रिवाइज करो तो आपको दिक्कत ना हो। एग्जाम्पल में लिख लो, रिफ्यूजल ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स by customer of Amazon on delivery day, on delivery day। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत? सुयश, संदीप, बेटा जल्दी बता दो। यहाँ पे बेटा मैंने आपको बता दिया था कि सर परफॉर्मेंस दो टाइप की होगी, एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। और प्लीज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में कीवर्ड अंडरलाइन कर लो, यहाँ पे प्रोमिसर ऑफर टू परफॉर्म करता है रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को, बट प्रोमिजी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। अब इस केस में एग्जांपल मैंने दे दिया, डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है अमेजोन ने करे थे, लेकिन कस्टमर ने उसे रिफ्यूज कर दिया डिलीवरी डेट पे, तो दिस इज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, अब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में ना हमें थोड़ी सी बातें जाननी है। तो आपका चार्ट जो है वो ऐसा बना होगा, दो टाइप, एक्चुअल और अटेम्प्टेड। अब अगर आपका पेज यहाँ पे बचा है थोड़ा ठीक ठाक, मतलब है 8-10 लाइन है, तो ठीक है आप इसी के नीचे बना लेना। अदरवाइज आप अलग से बना दो एक्चुअल, या सॉरी अलग से मेन हेडिंग डाल दो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, और बेटा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दो दोबारा से। अब एक्चुअल खत्म हो गया, एक्चुअल में और कुछ नहीं है, मेन अटेम्प्टेड हमें पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड आ सकता है। ठीक है, इसमें अटेम्प्टेड के नीचे बनाना है बेटा ये। अगर स्पेस नहीं है तो अब अलग से अलग पेज में हेडिंग डालो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस याद रखना बेटा, दो केस में होती है, दो केस में आपको जानना है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले पहला केस जो है वो है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हुई है रिलेटेड टू गुड्स, और दूसरा केस लॉ मेकर ने दिया है रिलेटेड टू मनी। अभी आपको अपने आप समझ आएगा ये दो केस अलग अलग क्यों बनाए हैं। पहला
हम देखेंगे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हुई रिलेटेड टू गुड्स और दूसरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हुई रिलेटेड टू मनी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या चीजें हैं, वो हमें समझना है बेटा। रिलेटेड टू गुड्स, रिलेटेड टू मनी। सबसे पहले अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की बात करो, रिलेटेड टू गुड्स। रिलेटेड टू गुड्स मतलब हुआ क्या समझो। Amazon ने गुड्स डिलीवर करे थे कस्टमर के घर पे ऑन दी ड्यू डेट, लेकिन गुड्स की बात हो रही है, लेकिन कस्टमर प्रॉमिस दी उन गुड्स को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दे, तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गया सुयश। अब हम देख रहे हैं उसके बाद क्या होगा। तो बेटा रिलेटेड टू गुड्स में आप समझो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस रिलेटेड टू गुड हो गई, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। नंबर 1, पहली पॉइंट लिखेंगे आप, गुड्स need not to be offered again। याद रखना, गुड्स नीड नॉट टू बी ऑफर्ड अगेन। सर क्या मतलब, अभी समझाता हूं। पॉइंट नंबर बी, प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशंस। बेटा प्रोमिसर डिस्चार्ज हो गया अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन से। और पॉइंट नंबर सी, प्रोमिसर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। संदीप बेटा लिखा तूने ये सब? Yes, sir. 3 पॉइंट बता दी मैंने। अगर सुयश अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हुई है और वो भी रिलेटेड टू गुड्स, तो बेटा रिलेटेड टू गुड्स में 3 बातें। पहला, प्रोमिसर को गुड को दोबारे ऑफर करने की रिक्वायरमेंट, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। गुड्स नीड नॉट टू बी ऑफर्ड अगेन। दूसरा, प्रोमिसर अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो गया है। बेटा डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके एक चैप्टर, इसी के अगला चैप्टर डिस्चार्ज, चैप्टर नहीं छोटा सा टॉपिक है, सॉरी। डिस्चार्ज होता है फ्री। डिस्चार्ज मतलब होता है जब अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाते हो। तो प्रोमिसर ने गुड्स को डिलीवर करा, आपने रिफ्यूज कर दिया, तो पहला पॉइंट, वो अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो गया है। दूसरा, लीगली उसे गुड्स को दोबारा डिलीवर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डिस्चार्ज हो गया है। और तीसरी बात, बेटा प्रोमिसर को कोई नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं ठहराएगा। मतलब सुयश, तू ऐसे नहीं बोल सकता कि अमेजोन वालों तुमने डिलीवरी नहीं करी। अरे भैया ये 3 बातें रिलेटेड टू गुड्स में याद रहेंगी। पहला, गुड्स नीड नॉट टू बी ऑफर्ड अगेन, प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लीगल ऑब्लिगेशन, और प्रोमिसर को नॉन परफॉर्मेंस के लायबल नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर अमेजोन वाले तो हमें दोबारा डिलीवर करते हैं, हम मना कर देते हैं तो वो अगले दिन आ जाते हैं। बेटा वो उनकी कस्टमर सर्विसेज है, वो अपना कस्टमर रिलेशन बनाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आपने ऑर्डर करा, आपने पेमेंट करी या नहीं करी, वो एक बार डिलीवरी देने आया ड्यू डेट पे, डिलीवरी डेट पे, और आपने रिफ्यूज कर दिया, तो अब लीगली उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है गुड्स को दोबारा देने की। अगर वो बोले कि भैया हमने कर दिया था, हम कुछ नहीं कर सकते अब, तो बेटा आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। हाँ, वो कस्टमर रिलेशन बनाने के लिए दोबारा आ रहे हैं तो वो उनकी अच्छी बात है, लेकिन आप लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करवा सकते क्योंकि वो डिस्चार्ज हो सका है। आप उससे कोई डैमेज या कुछ भी पंगे नहीं ले सकते, वो नॉन परफॉर्मेंस के लायबल नहीं है। और वो चाहे, अगर उसका मन है तो गुड्स डिलीवर कर रहा है तो कर दे, अगर मना कर दे तो आप कुछ उसका घंटा उखाड़ नहीं सकते। क्या सुयश ये बात समझ आई? Yes, sir. बहुत सुयश को प्रोविजन आज पढ़ाया ना, तो सुयश ने कहा क्या बात है सर, आपने तो एकदम बढ़िया तरीका बता दिया। मैंने कहा क्या सुयश? कह रहा देखो सर मैं क्या करूंगा, ऐसा प्रैक्टिकली हुआ तभी उन्होंने केस बनाए। ठीक है, अब सुयश ने कहा मैं क्या करूंगा सर, मैं ना एक पर्सन है मिस्टर ए, ये सुयश है हमारा। सुयश कह रहा है मिस्टर ए से मनी ले लूंगा 10 लाख, कॉन्ट्रैक्ट बना लूंगा कि भाई 10 लाख मनी है। अब मैं आपको
1 महीने बाद लौटाऊंगा, विद इंटरेस्ट लौटाऊंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, सब कुछ है, सब कुछ बढ़ गया। अब सुयश की परफॉर्मेंस क्या है कि उसे भाई 1 महीने बाद 10 लाख रुपीज विद इंटरेस्ट लौटाना है। तो बेटा 1 महीने बाद ना सुयश ने पता क्या करा, जैसे ही ड्यू डेट आई, सुयश को पता लग गया कि भाई ये ना 12 बजे अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा है, ये 12 बजे अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा है, ठीक है। तो सुयश बड़ा चला, सुयश ने पूरे दिन में से वही टाइम चुना। सुयश गया घर पे फटाफट, और इसके घर पे, इसने घर पे पैसे दिए थे तो घर पे पैसे वापस लेने जाना है। टाइम डेट वही है जो डेट डिसाइड हुई थी, 12 बजे से पता लगा बाहर जा रहा है और बाहर खड़ा है। जैसे ही ए बाहर निकला घर से अपनी फैमिली के साथ, ये तुरंत घर पे चला गया और घर पे बेल बजा रहा है और पैसे के लिए आवाज लगा रहा है। और फिर इसने कहा ताला लगा है, इसने कॉल करा, यार मैं ना तेरे घर आया था पैसे देने, जो तो अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, तो यार मेरी परफॉर्मेंस परफॉर्म करने आया था, तो यार जल्दी से घर आ जा। इसने कहा यार मैं तो मनाली के लिए निकल गया हूँ, मैं तो अब हूं नहीं अवेलेबल। तो इसने कहा अच्छा यार तू है नहीं अवेलेबल, तो मतलब मैं अभी पैसे ना दूं? तो इसने बोला हाँ यार अभी तो मत दे, अभी मैं कैसे लूंगा। तो सुयश ये बोल के चला गया। अब सुयश भैया इतने चलाक, सुयश पढ़कर आया है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। सुयश कह रहा है सर हमने तो पढ़ा था कि अगर मैंने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस करी, उसने रिफ्यूज कर दिया, तो भैया मैं दोबारा डिलीवरी नहीं करूंगा, मैं ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हूं, मैं नॉन पेमेंट के लायबल नहीं हूंगा। सुयश आइडली तो बेटा लोग ऐसा कर सकते हैं, है ना? यस सर। करते थे लोग, जब ये प्रोविजन है लोग ऐसे कर रहे हैं। तो लॉ मेकर ने कहा अबे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू मनी। तो ये जो प्रोविजन मैंने आपको दिया है बेटा, ये सिर्फ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इन केस ऑफ गुड में अप्लाई होता है। गुड्स नीड नॉट टू बी ऑफर्ड अगेन। प्रोमिसर डिस्चार्ज इन केस ऑफ गुड्स, प्रोमिसर को आप नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं बना सकते इन केस ऑफ गुड्स। मनी के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपकी परफॉर्मेंस पेमेंट ऑफ मनी है, तो मनी आपको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के बाद भी देना पड़ेगा। आप कभी अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज नहीं हो सकते, आप हमेशा नॉन परफॉर्मेंस के लायबल होंगे। आप तभी डिस्चार्ज होंगे जब आप पूरा अमाउंट विद इंटरेस्ट पे करोगे, दैट्स इट। समझ आया संदीप, सुयश? यस सर। बस अब लिखो बेटा यस सर। रिलेटेड में क्या होगा, रिलेटेड टू मनी में पॉइंट नंबर 1, अगर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस रिलेटेड टू मनी है, पहला पॉइंट, द डेटर remains liable to pay the money. The debtor remains liable to pay the money. और लास्ट पॉइंट नंबर 2, द प्रोमिसर या डेटर जो भी है कैन ओनली बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन by paying the interest rate along with the amount from the date of attempted performance. भैया अमाउंट भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, और उसी के बाद आप डिस्चार्ज हो सकते हो। तो बेटा इसमें क्वेश्चन ऐसे मजे लेगा, इसमें बढ़िया केस स्टडी बना के वही बोल देगा, कहेगा अमेजोन से डिलीवरी करी, या मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स डिलीवर करे, लेकिन मिस्टर बी ने उस टाइम पे ड्यू टू वो आउट ऑफ स्टेशन थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से। अब जो ए है वो वापस आए तो वो बी को बोल रहे हैं कि भैया मेरे गुड्स दोबारा डिलीवर कर, मैं तेरे पे सूट फाइल कर दूंगा, तूने नॉन परफॉर्मेंस करी, पैसे दे। तो आप बताओगे कि एज अ कंसल्टेंट लॉ मेकर आपका डिसीजन क्या है इसमें? तो बताओगे कि भाई ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का केस, आप पूरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस समझाओगे। फिर आप बोलोगे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस रिलेटेड टू गुड है, इसमें आप जो है मिस्टर बी वो डिस्चार्ज हो गया ऑब्लिगेशन पे, नॉन परफॉर्मेंस के लायबल नहीं है।
उसे दोबारा गुड्स डिलीवर नहीं करने। फिर नीचे लिखेगा पार्ट बी में, क्या आपका आंसर सेम होता अगर गुड्स की जगह मनी होता? तो सुयश क्या आंसर सेम रहता बेटा? यार नहीं सर। बेटा आंसर बदल जाता ना, मनी। हाँ तो बस ऐसे केस स्टडी बना के पूछेगा आपसे वो, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अब बेटा अगले टॉपिक पे चलते हैं, ये आपका बेसिक हो गया। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। मैंने आपको अभी तक क्या बताया संदीप? परफॉर्मेंस क्या होती है? दो टाइप की होती है, एक्चुअल अटेम्प्टेड, और अटेम्प्टेड में भी रिलेटेड टू गुड्स में क्या होगा, रिलेटेड टू मनी में क्या होगा। अब ये करने के बाद हम इसकी अगली हेडिंग में जाते हैं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप। ये हेडिंग में इतनी बार क्वेश्चन बना है, इतनी बार क्वेश्चन बना है, मैं क्या बताऊं। जब मैंने अपने फाउंडेशन का एग्जाम किया था तब भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड ही है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, केस स्टडी बेस्ड ही क्वेश्चन बनेगा। तो हेडिंग है, हु कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। संदीप ये बोल रहा है कि भैया एक कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म कर सकता है? हु कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? अब मैं इसको सिंपल शब्दों में बता देता हूं, ध्यान से सुनना। पहले मैं अपने अपने लैंग्वेज में बता रहा हूं क्या बोलता है बेटा। कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, उसकी परफॉर्मेंस दो लोग कर सकते हैं। सबसे पहला तो आपको ऑब्वियसली पता है, प्रोमिजर हिमसेल्फ। संदीप सबसे पहला कौन है? प्रोमिजर हिमसेल्फ। कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कौन करेगा? जिसने प्रॉमिस करा था। या फिर और करके लिखना, हिज ऑथराइज्ड एजेंट। बेटा प्रोमिजर हिमसेल्फ या ऑथराइज्ड एजेंट, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कॉन्ट्रैक्ट की सर परफॉर्मेंस। ऑथराइज एजेंट बता कौन होता दोगे? है? बेटा ऑथराइज्ड एजेंट का मतलब है, समझो मेरी बात बेटा, जैसे मान लीजिए मैं गुड्स का सेलर हूं। अब मैं मान लो फोन बनाता हूं, अब फोन बना के मैं बेचता हूं। अब मैं दिल्ली में फोन बनाता हूं और दिल्ली में बेचता हूं, लेकिन यार मुझे तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करना है। तो बेटा मेरे लिए अकेले पॉसिबल नहीं है ना कि मैं हर जगह बना के हर जगह सेल कर दूं। तो मैं दिल्ली में ऑपरेट करता हूं, दिल्ली में बनाता हूं, दिल्ली में बेचता हूं। तो मैंने क्या करा, मैंने मुंबई के लिए मिस्टर ए को हायर करा। ये मुंबई में मेरे ऑथराइज एजेंट है। बी, ये बैंगलोर में मेरे ऑथराइज एजेंट है। सी, ये कैलकाटा में मेरे ऑथराइज एजेंट है। और डी, ये मान लो बेटा गुजरात में मेरा ऑथराइज एजेंट है। तो मैं क्या करता हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं फोन को, और ए को वो बेच देता, ए को वो दे देता हूं, और कहता हूं भाई मेरे ब्याह पे फोन बेचो, और आप जो है वो जो सेल करोगे उस पर कमीशन चार्ज करोगे। जैसे एप्पल है, एप्पल के ऑथराइज एजेंट नहीं है यूनिकॉर्न, इन्वेंट, इमेजिन, ये सारे उसके ऑथराइज एजेंट है। अब होता क्या है, एप्पल मैन्युफैक्चरिंग करके डायरेक्ट सेलिंग तो कर रहा है, लेकिन सेल्स ग्रोथ करने के लिए वो कुछ ऑथराइज सेलर्स भी बनाता है। जो आप ये समझो कि अगर आपने इन्वेंट से खरीदा है तो आपने एप्पल से खरीदा डायरेक्ट, ऑल्दो ऐसा है नहीं, वो उसका ऑथराइज एजेंट है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी है कि वो एप्पल के ही बिहाफ पे फोन को सेल कर सकता है। तो बेटा बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कौन है। अब देखो, जैसे मुझे गुड्स चाहिए तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं दिल्ली से जाकर इससे खरीद लूं, या ए बी सी डी जिस भी रिस्पेक्टिव स्टेट में मैं रहता हूं उससे खरीद लूं। फोन तो मुझे मिल जाएगा ना वही दिल्ली वाले बंदे की ब्याह पे। समझ आ रही बात? संदीप यूएस क्लियर है बेटा, समझ आया? सर एक यस बार सर। परफॉर्मेंस वाला फिर से बता दो, परफॉर्मर कॉन्ट्रैक्ट वाली, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा ये हेडिंग है, हु कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म करेगा, जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उसे कौन परफॉर्म करेगा। तो इन जनरल मैं पहले बता रहा हूं, ये जो अभी बताया ना, ये क्या है, ये है जनरली कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस प्रोमिजर हिमसेल्फ करता है, या उसका ऑथराइज एजेंट। या तो प्रोमिजर हिमसेल्फ खुद कर देगा, या उसका ऑथराइज एजेंट कर देगा। अब जैसे मान लो मैं एक बिल्डर हूं, अब मैंने संदीप से कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं उसका घर बनाऊंगा। अब बेटा मैं
मैं इतना बड़ा बिल्डर हूँ, इतने सारे मेरी सोसाइटी है, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो मैं खुद जा जाके घर थोड़ी बनाऊंगा। मैंने अपने मैनेजर्स रखे, एजेंट रखे, तो वो क्या करते हैं, हर हर एक प्रॉपर्टी के लिए एक एजेंट है। तो मैंने संदीप का घर बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सुयश को दे दिया। मैंने कहा सर ये मेरा मैनेजर है, एजेंट है, ये आपका पूरा घर बनाएगा, कोई भी दिक्कत आए इससे बात करना, जो भी आपको क्वेश्चन हो। और ये बना रहा है, इसका मतलब मैं बना रहा हूँ, ये मेरा एजेंट, ये मेरे अंडर काम करता है। तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भाई। जिस काम में बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, वहां पे मैं सारी चीजें अकेले परफॉर्म नहीं कर सकता ना, तो मैं एजेंट्स बना लेता हूँ। तो जनरली कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करेगा या तो प्रोमिजर हिमसेल्फ या उसका ऑथराइज एजेंट। समझ आया बेटा? Yes, sir, आ गया. Yes, sir. केस नंबर 2, बेटा अगर अगर बात हो इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाए किसकी सर? अरे जिसने प्रॉमिस करा था उसकी डेथ हो जाए, प्रोमिजर हिमसेल्फ की डेथ हो गई, तो फिर याद रखना प्रोमिजर मर गया मतलब उसका एजेंट भी मर गया, फिर एजेंट नहीं करेगा। अगर डेथ की बात है तो बेटा याद रखना फिर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करता है कौन? फिर परफॉर्मेंस करेगा इन केस ऑफ डेथ। अब जो परफॉर्मेंस होगी वो करेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोमिजर, मतलब जो उसका लीगल हायरर है। मतलब जैसे फादर है, अब फादर ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया घर बनाने का और फादर की डेथ हो गई, तो सारी प्रॉपर्टी उसके सन को जाएगी। इसके साथ साथ इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की जो ऑब्लिगेशन है वो भी उसको सन को ट्रांसफर होगी। तो पहला इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा प्रोमिजर हिमसेल्फ और उसका एजेंट। अगर डेथ का केस है तो फिर प्रोमिजर तो मर गया, तो फिर करता है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और अगर बेटा याद रखना ये सुपर इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, इसी से केस स्टडी बनेगा। अगर बेटा कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व करता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व करता है पर्सनल स्किल्स। बेटा कॉन्ट्रैक्ट क्या इन्वॉल्व करता है? पर्सनल स्किल्स। फिर याद रखना उस सिनेरियो में जो परफॉर्मेंस है वो बेटा प्रोमिजर हिमसेल्फ ओनली। और सर अगर इस सिनेरियो में डेथ हो गई तो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का था और डेथ हो जाए, तो बेटा डेथ के बाद कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। सर क्या मतलब? यार सुयश मुझे एक बात बता, तूने जब यहां पे लॉ पढ़ने आया था तो तूने बेटा डेमो किससे लिया? लॉ का डेमो किससे लिया? आपसे. मेरे से लिया। अब मैंने तेरे को डेमो क्लासेस दे दी बढ़िया से। अब जिस कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, भाई टीचिंग एक पर्सनल स्किल है ना, सबकी अपनी अपनी स्किल है। अब जिस कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, अब मैं तेरे को बोलूं कि बेटा डेमो तो मैंने दे दिया, फीस सबमिट कर दो, अब लॉ के टीचर आपको ये लॉ पढ़ाएंगे, क्या ऐसा कर सकता हूं मैं? ये बेटा मेरा ऑथराइज एजेंट है, ये मेरा लीगल No, हायर, sir. ये पढ़ा देगा, क्या ये पॉसिबल है? No, sir. नो सर। अगर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व करा है, जनरली कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिजर कर सकता है, उसका एजेंट कर सकता है, और अगर प्रोमिजर मर भी गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। अरे लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होती है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस कैन बी ओनली 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 डन बाय द प्रोमिजर हिमसेल्फ और इन केस ऑफ डेथ। अब डेथ हो गई तो बेटा आप एक बात बता, मान ले डेथ हो गई, अब मैंने तेरे को डेमो दिया, उसके बाद डेथ हो गई प्रोमिसर की, तो क्या तू मेरे लड़के से बोलेगा, क्या मेरे लीगल हायर से बोलेगा क्या कि भाई मेरे को तो लॉ पढ़ा के दे, जैसा ये पढ़ाता था वैसा पढ़ा के दे? ये पॉसिबल नहीं है। डेथ के बाद क्योंकि प्रोमिसर की पर्सनल स्किल इन्वॉल्व थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा, और अगर कोई बेनिफिट आपने पे करे होंगे तो वो बेनिफिट आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। समझ आई बात? Yes, sir. सुरेश क्लियर है बेटा? सुरेश ब्रो क्लियर है? अरे सुरेश मीटिंग करिएगा। संदीप मेरे भाई डन है ना? इतना समझ आया आपको?
Yes, sir. ठीक है, तो बस बेसिकली इतना सही है। अब आप एक काम करो, जल्दी से पहले से नोट करो। आ गया क्या सूरज बेटा, समझ आया? कहीं बीच से मिस हो गया? यस सर, आ गया। हाँ बढ़िया बढ़िया। अब इससे क्वेश्चन कैसा आएगा सुन लो बेटा। क्वेश्चन पेपर में जो आया था बहुत इंपॉर्टेंट, वो कहेगा एक लेडी है, लेडी ने एक आर्टिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि भैया मेरी जो है आपको पोर्ट्रेट बनाना है, बहुत फेमस आर्टिस्ट है। उसने बोला जी 10,000 पाउंड लगेंगे, 10 सिटिंग्स में आपको आना पड़ेगा और 10 सिटिंग में आपका पोर्ट्रेट बनकर रेडी होगा। लेडी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आर्टिस्ट भी एग्री करा, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, पोर्ट्रेट बनाना है, 10 सिटिंग लगेगी 10,000 पाउंड में। अब 3 सिटिंग के बाद जो आर्टिस्ट है उसकी डेथ हो जाती है, और अब लेडी जो है आर्टिस्ट के लीगल हायरर को पकड़ के बैठी है, उसके सन को, जो ऐसा लिखेगा कि सन जो है अभी वो स्किल सीख रहा है, या वो अभी इतना मास्टर नहीं हुआ आर्टिस्ट, या सीख रहा है उसे आती हुई, डजंट मैटर। वो कहेगा अब लेडी कॉन्ट्रैक्ट के कोर्ट में जाके बोल रही है कि मुझे उसके सन से परफॉर्मेंस चाहिए। तो आंसर क्या है? पहली बात आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे जनरली कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस प्रोमिसर हिमसेल्फ और उसका एजेंट करता है। इन केस ऑफ डेथ प्रोमिसर का लीगल हायरर से आप परफॉर्मेंस को डिमांड कर सकते हो। लेकिन अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तो प्रोमिसर हिमसेल्फ ही करेगा और डेथ के बाद कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। तो बताओगे भाई, क्योंकि पोर्ट्रेट बनाना एक पर्सनल स्किल है और कॉन्ट्रैक्ट लेडी और मिस्टर ए के बीच में हुआ था, तो मिस्टर ए की डेथ के बाद सिर्फ मिस्टर ए ही परफॉर्म करते थे, उनके अलावा कोई कर नहीं सकता। तो मिस्टर ए की डेथ के बाद कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। लेडी मिस्टर ए के सन से परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकती। हाँ, अगर लेडी ने कोई भी एडवांसेस पे करे थे तो वो एडवांसेस आप रिटर्न कर दीजिए, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। समझे क्या? संदीप सुयश, क्वेश्चन समझ आया बेटा? यस सर, समझ में आ गया और Yes, आंसर sir. दिया। समझ आ गया. बहुत बढ़िया, एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं से अच्छे से लिखवा रहा हूँ, एग्जाम में कैसे लिखना है आपको। कर लिया यहाँ तक तो नोट। एक मिनट। चलिए इसे स्टार्ट करें लिखना। ठीक है, अभी कुछ और बातें भी आएंगी। अच्छा एक चीज और ऐड कर लो, चलो और ऐड कर लो। ये हो गया। चलो ठीक है, फिर मैं मेन नोट्स में ऐड कराता हूँ। सॉरी, एक पॉइंट और है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तो सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट है। इसको लिखते हैं, फिर मैं बाकी जो चीजें छोटी मोटी बातें वो मैं मेन नोट्स में ऐड करा दूंगा। ठीक है बेटा, लिखना चालू करेंगे। हु कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, हेडिंग डाल दिया आपने, पॉइंट नंबर 1। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म्ड the contract can be performed by the promiser himself. The contract can be performed by the promiser himself or his authorized agent, comma, and in case of death of the promiser, in case of death of the promiser, comma, his
लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, प्रोमिसर हिमसेल्फ, उसका एजेंट, और डेथ के केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पहला पॉइंट हो गया। संदीप भाई पॉइंट नंबर 2 स्टार बना के, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट involves some personal skill or judgment. If a contract involves some personal skill or judgment, comma, then the contract can be performed by the promisor only and becomes void after the death of the promisor. ये बेटा अभी मैंने ऊपर जो लिखवाया था उसी को मैंने सही से लिखवा दिया। प्रोमिसर हिमसेल्फ करेगा, उसका ऑथराइज एजेंट करेगा, डेथ के केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। लेकिन अगर सम पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, जजमेंट इन्वॉल्व है, तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा ओनली प्रोमिसर, और डेथ के बाद कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। आई होप दिस इज क्लियर। अब आइए पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 लिखना, the contract can be performed by a थर्ड पार्टी। बेटा कॉन्ट्रैक्ट कोई थर्ड पार्टी भी कर सकती है। अब आप कहोगे सर ये क्या नया ले आया आप। जनरली क्या होता है, जनरली समझो बेटा, जनरली होता है कि प्रोमिसर और प्रोमिसी दो पार्टी है, वही कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करेंगे, उसके अलावा किसी की ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म ओनली बाय अ थर्ड पार्टी, ओ सॉरी बाय अ थर्ड पार्टी, कॉमा, ओनली इफ agreed by the promisee, full stop। इसी आगे, when a promisee accepts performance of the promise from a third person, comma, he cannot afterwards enforce it against the promiser। अब सर ये क्या बोल दिया बेटा, समझिए ध्यान से। सुरेश ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक थर्ड पार्टी भी परफॉर्म कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब प्रोमिसी अलाउ करे। जैसे सुरेश एक एग्जांपल देता हूं बेटा, मैंने तुझे लॉ का डेमो दिया, तूने कहा सर समझ आ गया, तूने मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया साथ में। अब मेरा काम, मेरी ऑब्लिगेशन जो है वो है तेरे को लॉ का सिलेबस कंप्लीट करना, तेरा काम है पैसे देना। अब बेटा 2-3 महीने 4 महीने मैंने तुम्हें पढ़ाया बढ़िया से, सिलेबस आधा करा दिया। उसके बाद ड्यू टू सम इमरजेंसी मैं अब ये क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया। मान लो भाई मेरी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, मुझे बोला 1 महीने का रेस्ट रखना है, आपको बोलना बोलना नहीं है, बिल्कुल शांत रहना है, नहीं पढ़ाना। तो भैया आप सुनो ना, सुरेश भाई इतना तो निर्दय तू भी नहीं है, तू भी इस चीज को समझेगा। मैंने कहा बेटा मेरे हेल्थ इश्यूज है, 1 महीने क्लास नहीं ले पाऊंगा, आपका कोर्स फीस हो जाएगा, एक काम करते हैं। आपने कहा तो सर क्या करें, मैंने कहा काम करते हैं, मेरा एक फ्रेंड है वो भी बहुत अच्छा लॉ पढ़ाते हैं, आप एक काम करो आप उनसे डेमो ले लो। तूने डेमो लिया, तुझे ठीक लगा, तूने बोला डन सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरे सुरेश के बीच में, परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था मैं बाउंड हूं, लेकिन क्योंकि प्रोमिसी अग्री कर रहा है कि मैं प्रोमिसर की जगह थर्ड पार्टी से भी परफॉर्मेंस ले लूंगा, तो बेटा फिर थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती।
मतलब पहले मुझे सुयश से अग्री करवाना पड़ेगा। सुयश, ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. हाँ, अगर सुयश एक बार तूने थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस के लिए अग्री कर लिया बेटा, उसके बाद कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, प्रोमिसर फ्री हो गया है। मैं बोलूंगा भाई देख सुरेश, तू जब समझ नहीं आ रहा, मैंने पहले बोला था डेमो ले, तूने डेमो लिया सर से, उनसे तूने बोला कि मुझे समझ आ रहा है, अब वो तेरी गड़बड़ है भाई। मैंने तो तेरे को ऑप्शन दिया था, अगर तू वहां मना करता तो मैं पढ़ा देता, लेकिन तूने पहले अग्री करा, अब मैं फ्री हो गया। तो बेटा ये थर्ड पॉइंट कहना चाहता है। आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कौन करेगा? प्रोमिसर हिमसेल्फ, उसका ऑथराइज एजेंट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डेथ। अगर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व करता है पर्सनल स्किल और जजमेंट, आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व करता है पर्सनल स्किल और जजमेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट ओनली परफॉर्म बाय द प्रोमिसर एंड इन केस ऑफ डेथ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। सर क्या कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी कर सकती है परफॉर्म? बेटा एब्सोल्युटली थर्ड पार्टी कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ओनली इफ अग्रीड बाय द प्रोमिसी। और अगर एक बार प्रोमिसी ने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया थर्ड पर्सन से, उसके बाद वो प्रोमिसर से परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकती दोबारा। संदीप मेरे भाई, क्या ये बात समझ आती है? Yes, sir. Clearly. बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो बेटा लास्ट पॉइंट आप जो है इस थर्ड वाले पॉइंट पे ना एक एग्जांपल बना के दे रहा हूं, क्योंकि पेपर में इससे जब केस स्टडी आई थी तो कैसे आई थी, जैसे मैंने वो पोर्ट्रेट वाला एग्जांपल दिया वैसे ये बना देता हूं। इसका एग्जांपल लिख लेना बेटा, ये थर्ड पार्टी वाला एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? एग्जांपल लिखेंगे इसमें, थर्ड पॉइंट के लिए एग्जांपल लिखेंगे। केस स्टडी बेटा ये एग्जाम का क्वेश्चन है जो बना रहा हूं, बस वहां थोड़ा ऐसे आएगी नहीं, वहां थोड़ा सेंटेंस में आएगी, मैं चार्ट बना देता हूं, अब समझना। एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। बेटा ए जो है वो बी से गुड्स लेता है, ठीक है? बी ने सेल करे, ये क्या करे? सेल करे गुड्स टू ए ऑन क्रेडिट ₹1,00,000। संदीप भाई बी ने एक को 1,00,000 के गुड्स क्रेडिट पे बेच दिए, मतलब ऑब्वियसली इसने क्या करा? इसने बोला प्रॉमिस टू पे, इसने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि प्रॉमिस टू पे ₹1,00,000 आफ्टर 1 मंथ। इसने बोला पैसे 1 महीने बाद दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ड्यू डेट आई बेटा, ड्यू डेट के दिन ये हो गया फेल टू पे ₹1,00,000, ठीक है? ये 1,00,000 देने से फेल हो गया, नहीं पे कर पाया। अब समझना, कॉन्ट्रैक्ट बना था, ए की परफॉर्मेंस थी कि उसे 1,00,000 रुपए बी को देने हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कौन करता है? ए करता है जनरली, ए को करनी पड़ेगी। लेकिन ए का एक फ्रेंड आ जाता है पिक्चर में, दैट इज मिस्टर सी। और मिस्टर सी जो है ना वो जाता है बी के पास, और सुरेश सी जो है वो बी को पे करता है 60,000 रुपीज, पे 60,000 रुपीज टू बी ऑन बिहाफ ऑफ ए। सी जाता है, कहता है भाई मैं ए का दोस्त हूं, उसने तेरे को 1,00,000 रुपए देने ना, तो काम कर, अभी कल मैं बाकी पैसे दे दूंगा, अभी
तू 60,000 पकड़, और ये ए के बिहाफ है, ऑन बिहाफ ऑफ ए, ठीक है। और बी जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है ₹60,000 फ्रॉम सी। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर हो। अब सुन सुयश, जनरली कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस प्रोमिसर हिमसेल्फ या उसका एजेंट करता है, पता है, लेकिन यहां पे प्रोमिसर के अलावा एक थर्ड पार्टी ने परफॉर्मेंस करी है जो है सी। तो क्या सी परफॉर्मेंस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर ए उसे एक्सेप्ट, सॉरी, अगर बी उसे एक्सेप्ट करे तो। अब जैसे बी ने पैसे पकड़ ली ना, तो ये एक्सेप्टेंस हो गई। हाँ, अगर बी बोलता ना 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 भाई मैं तो ए से पैसे लूंगा, वैसे वो क्यों बोलेगा, ऐसे तो बेवकूफी होगी, वो कहेगा ना ना मैं तो ए के हाथ से पैसे लूंगा, तो वो अलग चीज है, तो उन्हें रिफ्यूज कर दिया। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी ने परफॉर्मेंस करी और बी उसे एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई दे दे, तो बेटा अब सुन लो ध्यान से, पेपर में तो क्या बोलेगा, ए इस पूरे ट्रांजेक्शन के लिए अनअवेयर था, यहां लिख देते हैं, इसने पे करे 60,000, और यहां लिख दो ए इज नॉट अवेयर, ए इज नॉट अवेयर, उसे पता हो या ना पता हो, नॉट अवेयर अबाउट दिस ट्रांजैक्शन, अबाउट दिस पेमेंट। अब मुझे एक बात बता दो बस, संदीप, बी ए से मैक्सिमम कितना पैसे रिकवर कर सकता है? अब सर 60,000 ही लेगा। अरे नहीं नहीं, मतलब 1 लाख सॉरी। 1 लाख कैसे बेटा, 1 लाख का डेट था, बी ने थर्ड पार्टी से 60,000 एक्सेप्ट कर लिया, अब ए को पता है नहीं पता छोड़ दे, थर्ड पार्टी ने पैसे दिए, उसने एक्सेप्ट कर लिया 60,000, तो ए अब कितने के लायबल है? 40,000। सती बेटा कुछ कंफ्यूजन हो गया क्या? नहीं सर, पर उसने क्या कहते हैं, ए तो अवेयर नहीं था ना इस बात के लिए। बात तो ओके। थर्ड पार्टी की परफॉर्मेंस हो रही है ना, थर्ड परफॉर्मेंस दी है, प्रॉमिस ही ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो भाई वो परफॉर्मेंस दे दी, आप समझो, प्रॉमिसर ने दे दी, चाहे ए को पता हो या ना हो, इट डजंट मैटर। हाँ, अगर बी मना कर देता नहीं मैं तो ए से लूंगा, तो ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी ने बोला कि मैं परफॉर्मेंस दे देता हूं, बी ने एक्सेप्ट कर ली, अब ए को इसका पता हो या ना पता हो, अब बी मैक्सिमम ए से 40,000 की रिकवरी ही ले सकता है। अब मान लो केस स्टडी में लिखा है बी गया और बी ए से क्लेम करा है 1 लाख का, तो बेटा वो बोले, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे बी कैन नॉट क्लेम 1 लाख रुपीज फ्रॉम ए, क्योंकि थर्ड पार्टी की परफॉर्मेंस उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। हाँ, बी कैन ओनली क्लेम बैलेंस अमाउंट विच इज 40,000 रुपीज। समझ आया? यस सर। बी कैन क्लेम ओनली ₹40,000। वो ना मजे लेने के लिए ये लाइन देता है पेपर में, मुझे पता है ना, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए को अवेयर, अबे अवेयर से क्या फर्क पड़ता है, पैसे मिल गए ना, तो जो बी कैन क्लेम ओनली 40,000 फ्रॉम ए। चलिए, ये बात समझ आती है बेटा? सूयश, संदीप, क्लियर है? Yes, sir. चलो भाई, तो बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, आपकी 1:30 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास है, तो आज हमने परफॉर्मेंस में कुछ चीजें करी है, ठीक है। सैटरडे को बेटा कितनी 17 तारीख है ना, तो सैटरडे को मोस्ट वाली हमारी ऑफलाइन क्लास ही होंगी, आज भी वैसे ऑफलाइन हो रही थी, बट आज 15 अगस्त था तो मैंने रखी नहीं। Sir, 1:30 पे ना? हाँ, 1:30 एक बार मैं प्रशांत सर से और कंफर्म कर लूंगा। बाकी अपन मिलते हैं परसों, 1:30 ऑफलाइन ही है मोस्ट प्रोबेबली, एक बार आप भी सर से पूछ लेना, मैं भी सर से पूछ लूंगा, ठीक है तो सर। क्लास ऑफलाइन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं भी हुई तो ऑनलाइन तो हमारा 1:30 डन है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए ओके। नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।